नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की किसानों पर अभद्र टिप्पणी, कहा उन्हें किसान मत कहिए, वे मवाली हैं। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं किसान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को किसानों पर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोग किसान नहीं मवाली हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संसद में शामिल हुए किसानों के बारे में कहा कि उन पर ध्यान देना चाहिए, वे आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वह भी शर्मनाक था, उसमें विपक्ष की ओर से ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया। मीनाक्षी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पहली बात तो आप उन्हें किसान कहना बंद कर दीजिए, वे किसान नहीं है। किसानों के पास इतना समय नहीं है कि जंतर मंतर पर धरना देने बैठे। इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि किसान के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, किसान देश का अन्नदाता है। इससे पहले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई। इस दौरान राकेश टिकैत सहित सभी किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि ब्रिटेन की संसद में इस पर बहस हो रही है, लेकिन हमारी सरकार इस मुद्दे पर खामोश है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इनकम टैक्स का समाचार पत्र दैनिक भास्कर के ऑफिस में छापा, पत्रकारों को काम करने से रोकने की कोशिश, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ आई स्टैंड विद दैनिक भास्कर। जी हां दोस्तों, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में छवि खबर के अनुसार दैनिक भास्कर की आक्रामक पत्रकारिता के चलते आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने दफ्तरों में मौजूद नाइट शिफ्ट के कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए। इस कारण कई घंटों तक डिजिटल न्यूज का काम प्रभावित हुआ। इनकम टैक्स अधिकारियों ने नाइट शिफ्ट में काम कर रहे कर्मचारियों को ऑफिस में ही रोक लिया और बाहर निकलने से मना कर दिया। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी संपादकीय और भास्कर के आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े थे, जिनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी उन्हें जबरन रोका गया। इस छापेमारी को लेकर सभी राज्यों में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। दोस्तों राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी के अलावा भास्कर के पाठकों ने सोशल मीडिया पर इसे सरकार की सच को दबाने की कार्यवाही बताते हुए इसकी निंदा की। संसद के दोनों सदनों में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद संसद स्थगित भी करनी पड़ी। वहीं ट्विटर पर भी हैशटैग दैनिक भास्कर ट्रेंड करने लगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समाचार एजेंसियों पर छापेमारी के बाद राहुल गांधी ने कहा सच लिखना एक कमजोर सरकार को डराने के लिए काफी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दैनिक भास्कर के विभिन्न परिसरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी का विरोध किया। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कागज पर शाहिद से सच लिखना एक कमजोर सरकार को डराने के लिए काफी है। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों पर गुरुवार को छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर भी की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,818 नए मामले, 122 लोगों की हुई मौतें, डरा रहा है पॉजिटिविटी रेट। जी हां दोस्तों, केरल में गुरुवार को कोरोना वायरस के 12,818 मामले सामने आए। वहीं राज्य में बीते 24 घंटे में 122 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली बात है वह यह है कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट जो कि 12.38% है। केरल में एक दिन पहले पिछले 45 दिनों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। राज्य में बुधवार को कोविड-19 के 17,881 नए मामले सामने आए और 105 मरीजों की मौत हो गई। केरल में कोविड पॉजिटिविटी रेट के चलते प्रशासन की चिंताएं बढ़ी हुई है। देश में सक्रियता दर 2.41% है। सक्रियता दर में बनी हुई इस बढ़ोतरी को देखते हुए केरल सरकार राज्य में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में वीकेंड पर यानी कि 24 और 25 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार में कलह पर ब्रेक, सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होंगे सीएम अमरिंदर सिंह। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद शुक्रवार को उनकी ताजपेशी होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपेशी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा है कि यह घटनाक्रम पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद हुआ।
सूत्रों ने खुलासा किया है कि पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत सीएम के साथ कांग्रेस भवन जाएंगे, जहां समारोह होने वाला है। सिद्धू को पार्टी की कमान सौंपे जाने से पहले एक टी पार्टी का आयोजन किया गया है। इस टी पार्टी में सीएम अमरिंदर सिंह सभी विधायकों के साथ शामिल होंगे। इसी बीच सीएम अमरिंदर सिंह ने सभी कांग्रेस विधायकों, सांसदों और राज्य के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को कल सुबह 10 बजे चाय पर बुलाया है। उसके बाद सभी वहां से राज्य के नए कांग्रेस चीफ के पद ग्रहण कार्यक्रम में जाएंगे। पंजाब सीएम के मीडिया एडवाइजर ने इसकी जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी अगले हफ्ते दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी। मोदी ने मुलाकात का वक्त दिया। बंगाल चुनाव के बाद पहली बार होगा आमना सामना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली दौरे पर जा रही है। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। ममता ने गुरुवार को खुद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मिल गया है। ममता ने कहा कि मैं 2 से 3 दिन के लिए दिल्ली जाऊंगी। अगर राष्ट्रपति से वक्त मिला तो उनसे मुलाकात करूंगी। प्रधानमंत्री से समय मिल चुका है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मार्च अप्रैल में हुए बंगाल चुनाव के बाद ममता और मोदी का पहली बार आमना सामना होगा। एक और खास बात यह है कि ममता की मोदी से मुलाकात ऐसे समय होने जा रही है जब ममता पेगासस जासूसी विवाद और मीडिया हाउसेस पर रेड जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही माना जा रहा है कि ममता बटे हुए विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करना चाहती है। हाल ही में हुए बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ तृणमूल की जीत को देखते हुए भी ममता के दिल्ली दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने भी माना आधे अफगानिस्तान पर तालिबान का हुआ कब्जा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंता। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने देश में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब खुद अमेरिका ने भी यह बात स्वीकार की है कि अफगानिस्तान में तालिबान का पलड़ा भारी होता जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी हिंसा के बीच अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मार्क मिले ने बुधवार को कहा कि देश में लगभग आधे जिला मुख्यालय तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे में जा चुके हैं। इससे एक बार फिर अफगानिस्तान में दिनों दिन खराब होती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि यह अफगानिस्तान की सुरक्षा अफगानिस्तान सरकार और अफगानिस्तान के लोगों की इच्छा शक्ति एवं नेतृत्व की परीक्षा होगी। यूएस जनरल मिले ने कहा कि अफगानिस्तान के 419 जिला केंद्रों में से अब आधे केंद्रों पर तालिबान का कब्जा है और उसने अभी तक देश की 34 प्रांतीय राजधानियों में से किसी पर भी कब्जा नहीं किया है, लेकिन वह उनमें से लगभग आधी राजधानियों पर दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबान अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने दी चेतावनी, 124 देशों में फैल चुका है डेल्टा वेरिएंट, कुछ महीनों में होगा और जानलेवा। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में बढ़ते डेल्टा वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये जानलेवा वेरिएंट और अधिक प्रभावी हो जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला भारत में सामने आया था। इसके बाद से ये अब तक दुनिया के करीब 124 देशों में फैल चुका है। अमेरिका में सामने आने वाले करीब 80% मामलों के लिए यही वेरिएंट जिम्मेदार है। वहीं ब्रिटेन समेत कई अन्य यूरोपीय देशों का भी यही हाल है। दक्षिण कोरिया में इसकी वजह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कल वहां पर जहां 1700 से अधिक मामले सामने आए थे, वहीं आज 1800 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसी तरह से ईरान में भी नए मामले एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सऊदी अरेबिया में बदलाव की बयार, हज के दौरान पहली बार मक्का में हुई वुमेन सोल्जर्स की तैनाती। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते इस बार की हज यात्रा काफी अलग रही है। वहीं मक्का पहुंच रहे हाजियों को कुछ और भी अलग नजर आ रहा है और वो है महिला गार्ड की तैनाती। पहली बार सऊदी अरब स्थित मक्का में किसी महिला गार्ड को तैनात किया गया है। हजारों यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सऊदी वुमेन सोल्जर्स ग्रुप में मोना भी शामिल है। अपने पिता के करियर से प्रभावित होकर मोना सेना में भर्ती हुई थी और आज वह इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल पर तैनात अपने महिला दस्ते का हिस्सा बन गई है। दोस्तों डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से अब तक दर्जनों महिला सैनिकों की नियुक्ति मक्का और मदीना आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए की जा चुकी है। सेना की यूनिफॉर्म में तैनात मोना मक्का में शिफ्ट में काम करती है और यहाँ मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था तथा हज यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
तुनिशिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस, राष्ट्रपति ने दिए सेना की तैनाती के आदेश। जी हां दोस्तों, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने कोरोना वायरस की वजह से देश में बिगड़ रहे हालात को संभालने के लिए सेना की तैनाती का आदेश दिया है। राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय टीवी नेटवर्क अल अरबिया पर इसकी घोषणा की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्यूनीशिया में कोरोना वायरस के कारण किसी भी अन्य अफ्रीकी देश की तुलना में ज्यादा मौतें हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल न मानने की वजह से वहां पर महामारी के लगातार नए केस सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। वहां पर कोरोना संक्रमण के अब तक 5,56,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,49,000 मामले ठीक भी हो चुके हैं। वहीं देश में 17,913 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 19,20,54,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 41,28,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,12,57,000 से ज़्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस महामारी से पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 41,383 नए मामले इस महामारी के भारत में सामने आए। सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे थम नहीं रही है गिरावट। सोना 8,750 रुपए हुआ सस्ता, चांदी हफ्ते में 2,600 रुपए तक टूटी। जी हां दोस्तों, MCX पर सोने का अगस्त वायदा करीब 125 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमजोरी के साथ कारोबार करता दिख रहा है। सोना वायदा इस समय 47,450 के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। अगस्त सोना वायदा इस हफ्ते करीब 650 रुपए कमजोर हो गया है। दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो सोना करीब 100 रुपए महंगा हुआ और 48,222 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 66,980 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला 750 करोड़ रुपए से लद्दाख में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर सरकार 750 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। इस पर 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होने से उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने में मदद मिलेगी और केंद्र शासित प्रदेश का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस से एयर इंडिया के 56 कर्मचारियों की हुई मौत, लोकसभा में सरकार ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से एयर इंडिया के 56 कर्मचारियों की मौत हुई। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री VK सिंह ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 14 जुलाई तक एयर इंडिया के 56 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सिंह ने बताया कि कोविड-19 से एयर इंडिया के 3,523 कर्मचारी संक्रमित हुए। 14 जुलाई 2021 तक इनमें से 56 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। मंत्री ने कहा कि कोविड प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए एयर इंडिया की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण मौत होने पर हर स्थायी कर्मचारी के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेगासस मुद्दे पर राज्यसभा में भारी हंगामा, IT मंत्री के हाथ से पेपर छीन TMC MP ने फाड़ा। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने पेगासस प्रोजेक्ट, किसानों के विरोध और मीडिया घरानों पर छापे पर चर्चा के लिए कार्य को स्थगित करने की मांग की। दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो संक्षिप्त स्थगन के बाद विपक्षी सदस्यों ने पेगासस मुद्दे पर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव को
संसद में बयान देने नहीं दिया। इस दौरान नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर लेकर फाड़ दिया। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में पेगासस मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दों पर भारी हंगामा जारी रखा। आज भी वैष्णव ने उच्च सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही यह बयान देना शुरू किया। जब वह बयान दे रहे थे तब आसन के समक्ष आकर हंगामा कर रहे तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री से रिपोर्ट छीनकर फाड़ दी और हवा में उछाली। हंगामे की वजह से वैष्णव अपना बयान पूरा पढ़ नहीं पाए और उन्होंने इसे सदन के पटल पर रख दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेगासस जासूसी मामला। एसआईटी जांच और सॉफ्टवेयर खरीद पर रोक लगाने की गई मांग। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी मामला का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक याचिका दायर कर कोर्ट ने निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच कराने और सॉफ्टवेयर की खरीद पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य की इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित रूप से जासूसी कराए जाने की खबरों की एसआईटी द्वारा जांच कराई जाए। वकील एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पेगासस कांड गहरी चिंता का विषय है और यह भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है। व्यापक स्तर और बिना किसी जवाबदेही के निगरानी करना नैतिक रूप से गलत है। याचिका में कहा गया है कि निजता को छुपाने की इच्छा नहीं होती, यह स्वयं की ऐसी जगह होती है जहां हमारे विचार एवं हमारा अस्तित्व किसी और के उद्देश्यों के साधन नहीं होते। यह गरिमा के लिए आवश्यक तत्व है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1968 से चल रहा था केस, सुप्रीम कोर्ट में अपील स्वीकार होने से पहले ही 108 साल के बुजुर्ग की मौत। जी हां दोस्तों, भूमि विवाद के मामले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की अपील पहले तो सालों तक हाई कोर्ट में लंबित रही और अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी तो ये देखने के लिए 108 साल के बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि विवाद के इस केस में सोमान नरसिंह गायकवाड़ की अपील को स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे पहले ही गायकवाड़ की मौत हो गई। ये मामला साल 1968 से चल रहा था। खारिज होने से पहले 27 साल तक यह केस बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित रहा। सोमान नरसिंह गायकवाड़ के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अपील दायर करने में देरी को इस तरह से देखा जा सकता है कि बुजुर्ग याचिकाकर्ता महाराष्ट्र के एक ग्रामीण इलाके से संबंधित हैं और हाई कोर्ट के फैसले के बारे में उन्हें बाद में पता चला, फिर कोविड-19 महामारी की वजह से भी फंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 12 जुलाई को अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी थी। याचिकाकर्ता के वकील विराज कदम ने कहा कि दुर्भाग्य से ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने मामले को आगे बढ़ाने वाले नरसिंह गायकवाड़ अब यह सुनने के लिए जिंदा ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उनके मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नदियों में भयंकर उफान, गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से भयावह हैं हालात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुंबई, सागली, अकोला आदि के कई इलाके बारिश की वजह से जलमग्न हो गए हैं। इसके साथ ही कई नदियां भी उफान पर हैं। अमरावती की सबसे बड़ी सिपना नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से पुल के ऊपर पानी बहने लगा। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के इन जिलों में पड़ने वाले कई गांवों का बाढ़ की वजह से बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। राज्य में वायुसेना, नौसेना के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों को भी बचाव कार्य के लिए उतारा गया है। वहीं दोस्तों सागली जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से चंदोली बांध पानी से लबालब हो गया। चंदोली बांध के दरवाजे खोले गए और 4883 क्यूबिक पानी छोड़ा गया। सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई जगह जाम लग गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना से जंग जीतने वाले ऋषभ पंत का हुआ शाही स्वागत, अब बल्ले से गदर मचाने को हैं तैयार। जी हां दोस्तों, भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोरोना को हराने के बाद टीम के साथ जुड़ गए हैं। टीम इंडिया ने अपने इस चैंपियन खिलाड़ी का शाही अंदाज में स्वागत किया। कोच रवि शास्त्री ने गर्मजोशी के साथ ऋषभ पंत का धमाकेदार स्वागत किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते दिनों ऋषभ पंत कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद वह टीम इंडिया के साथ डरबन नहीं आए थे। ऋषभ पंत को क्वारंटीन में रहना पड़ा था। भारत का यह विकेटकीपर अपना क्वारंटीन खत्म करने के बाद अब टीम इंडिया में लौट आया है, जिससे उनके साथी क्रिकेटर
क्रिकेटर्स भी बेहद खुश हैं। दोस्तों ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर अपने वेलकम की तस्वीरें शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, हार के बाद ही जीत है और जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की उनमें कोच रवि शास्त्री और टीम इंडिया के बाकी क्रिकेटर्स भी नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में वोट देने की सही उम्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में वोट देने की उम्र कितनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।